एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम लेकर आ गए अपनी क्लास 8 की जो हम बुक करा रहे हैं मल्हार, इसके फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट चैप्टर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये एक कविता है स्वदेश कि किस तरीके से यहाँ पर गया प्रसाद शुक्ल जी ने हमको बहुत अच्छी कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी और हमने उसको समझा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि एनसीईआरटी बुक में इसके बाद बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई हैं कि उन एक्सरसाइज को हम कैसे करें, क्या समझें। तो चलिए उनके हम आज सॉल्यूशंस लेकर आपके पास में आ गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्लास 8 हिंदी बुक है हमारी मल्हार की और इसमें फर्स्ट चैप्टर है स्वदेश। इसका आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए तो ये जो हमारे पास एक्सरसाइज दी गई हैं ये हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है पार्ट से और दूसरा है पार्ट से आगे। तो अभी हम करने जा रहे हैं सबसे पहले पार्ट से। क्या दिया है, आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी, यानी कि इस कविता को और अच्छे से समझें तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं। पहला है मेरी समझ में नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा यानी कि स्टार बनाइए और कुछ प्रश्नों में एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, यानी कि आपके पास एमसीक्यूज की तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जो सही है उसके आगे आपको स्टार बना देना। लेकिन कभी कभी क्या होगा, एक से अधिक भी उत्तर हो सकते हैं तो आप उनके आगे भी स्टार बना सकते हैं। चलिए देखिए पहला क्या है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, सामाजिकता से, संवेदनहीनता से, कठोरता से या नैतिकता से। तो यहाँ पर क्या है, उसका तात्पर्य संवेदनहीनता, यानी कि जिनके अंदर संवेदना नहीं है, दूसरों के लिए प्रेम नहीं है। दूसरों के क्या, स्वदेश। स्वदेश कहाँ से बनता है, आपके आसपास जितने लोग हैं उन्हीं को मिला के तो स्वदेश बनता है। अगर हमारे लिए दूसरों के लिए संवेदनाएं नहीं है, भाव नहीं है, तो वो संवेदनहीनता या संवेदन शून्यता कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है, देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा या देश की स्वतंत्रता। तो इस पूरी कविता का मुख्य भाव क्या था, देश के प्रति ही प्रेम, है कि नहीं। तो हमने वहां पर क्या बना दिया, स्टार। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हम हैं जिसके राजा रानी। हम हैं जिसके राजा रानी, इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है, किसके लिए आ रहा है, देखिए, देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए या देश के सभी प्राणियों के लिए। तो यहाँ पर हम से तात्पर्य यहाँ पर नागरिकों के लिए आ रहा है, यानी कि हम इस देश के राजा रानी, यानी कि ये इस देश के हैं और राजा रानी हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, देश के नागरिकों के लिए। नेक्स्ट आते हैं, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है। जाहिर सी बात है, जिसमें स्वदेश प्रेम नहीं है, है ना, जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं। तो सही क्या है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं, यानी कि देश के प्रति प्रेम नहीं है। नेक्स्ट है, अब खा, अभी का में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए, खा है। हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों, अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए और आपने ये उत्तर क्यों चुने ये बताना है। अब आपने ये जो उत्तर दिए हैं इन 5 क्वेश्चंस में, ये क्यों लिए हैं, क्या कारण है, ये रीजन देना है। तो चलिए देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन जो आई थिंक 4 ही क्वेश्चन थे ना, हाँ 4 क्वेश्चन थे। तो उन 4 क्वेश्चन में हमने आंसर क्या दिया, पहला हमने बताया संवेदनहीनता या कठोरता से तात्पर्य है ऐसा हृदय दूसरों की पीड़ा या देश की चिंता नहीं करता, इसीलिए इसे पत्थर कहा गया है। जैसे मैंने बताया कि जिनके अंदर संवेदनाएं नहीं होती वो क्या होते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम नहीं रखते, उनका भला नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, कविता में बार बार स्वदेश के लिए प्रेम, भाव, त्याग और कर्तव्य की बात की गई है, इसलिए इसका मुख्य विषय देशभक्ति है। जाहिर सी बात है, हम पूरी कविता में प्रेम का, भाव का, और ये सभी किसके लिए, देश के लिए, तो इसलिए इस पूरी कविता का भाव क्या है, देशभक्ति। हम हैं जिसके राजा रानी पंक्ति में देश की जनता की गरिमा दर्शाती है, अतः हम शब्द देश के सभी नागरिकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, कवि स्पष्ट कहते हैं वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, अतः ऐसा हृदय ही पत्थर है, यानी कि जिसके अंदर अपने देश के लिए भाव नहीं है, देश के लिए प्रेम नहीं है, देश के लिए सम्मान नहीं है, ऐसा हृदय क्या होता है, पत्थर के समान होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला सेक्शन है मिलकर करें मिलान। अब हमें क्या करना है, मिलाना है। चलिए देखते हैं, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 और में दी गई हैं, उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं।
पंक्तियों का उनके साथ अर्थ या संदर्भों से मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस तरीके से आपकी बुक में स्तंभ 1 दिया गया है, स्तंभ 2 किया गया है, यानी कि आपको लाइन खींच के इनको मिलाना है। तो 4 पॉइंट्स वहां पर पंक्तियां, 4 पंक्तियां दी गई हैं और उनके अर्थ आपको स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अब इनको आप मिलाओगे कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सका पार नहीं। अब यहाँ पर क्या है, चलिए देखते हैं। जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, सही है, तो हमने इसको लगा दिया, फर्स्ट का 3 हो गया। नेक्स्ट आते हैं, जो जीवित जोश जगा ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। यहाँ पर जैसे कि दिया है, जो जीवित जोश जगा ना सका। अब जो स्वयं के साथ दूसरों को प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकता उसका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। तो दूसरे का चौथा हो गया। नेक्स्ट आते हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। अब यहाँ पर क्या दिया है, जिस देश में ज्ञान संपदा का समूचा विश्व प्रभावित है। ठीक है, हो गया, दुनिया दीवानी मतलब देश प्रभावित है। फिर नेक्स्ट है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। अब इसका अर्थ क्या दिया, जिस प्रकार युद्ध में तोप तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो नंबर 4 हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास में है पंक्तियों पर चर्चा। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। ये पंक्तियां हमने भी कविताओं में पढ़ी थी ना, अब इस पर चर्चा करनी है। देखिए क्या दिया गया है, यानी कि एक तरीके से इसका अर्थ हमको बताना है। क्या दिया है, इन पंक्तियों में जीवन की अनित्यता को स्वीकार किया गया है। कवि कहता है कि मृत्यु निश्चित है। हमने बताया था ना कि मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे समय का दीपक हमेशा जलता रहता है, दीपक क्या है, वो जैसे समय हमेशा जलता रहता है, तो समय को क्या बताया, दीपक बताया गया, वो हमेशा जलता रहता है, वैसे ही उसकी लौ में हर किसी को जलना ही है, यानी जीवन का अंत होना ही है। जैसे परवाना दीपक की लौ में जल जाता है, वैसे ही हर जीवन को अंत की ओर जाना है। यानी कि परवाना लौ में जलता है, उसी तरीके से जो है क्या कहते हैं, एक दिन हम भी मरेंगे ही मरेंगे, तो क्यों नहीं हम अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर करते हुए मरे। जैसे वीर सैनिक जो हैं अपने देश प्रेम के कारण ही अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं। अब इसमें विचार है, हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। बात सही है, बहुत सारे लोग हैं जान के चक्कर में जो ना बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं, तो उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। यह जीवन सीमित है, इसके लिए उद्देश्यपूर्ण और देश, समाज और मानवता के लिए समर्पित करना चाहिए। तो भाई हमें अपनी क्यों डरना, भाई हमको ये जीवन मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरों की भलाई करें, ये हमें सोचते हुए आगे बढ़ना है। अगली पंक्तियां हैं, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे हाथों में है, क्या दिया है, सारी चीजें दी हैं कि नहीं दी हैं हमको, हम सब कुछ है। इन पंक्तियों में कवि आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को बल देता है। वह कहता है कि हमारे पास सब कुछ है। अब यहाँ पर सब कुछ से तात्पर्य शक्ति है, साधन है, साहस है, यानी कि हमारे देश के पास देखिए कितने सारे हथियार हैं, शक्ति है। यहाँ के सैनिकों के पास उन हथियारों को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को पछाड़ने का साहस है, वो भी है। साधन है, साधन यानी कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हथियार है, सब कुछ है, यानी कि शक्ति भी है, साधन भी है, साहस भी है, हथियार भी है, उनको प्रदर्शित करने का हौसला भी है, और लोगों को अपने जान देने का साहस भी है। तो फिर देश को स्वतंत्र और समृद्ध बनाने में कौन रोक सकता है। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास सब कुछ है तो हम अपने देश के लिए की प्रगति करेंगे उससे। हमारे देश के ऊपर कोई निगाह डालेगा तो क्या हम उसको छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यदि किसी के हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं तो ऐसा हृदय पत्थर के समान है। अब इस पर इन पंक्तियों, भाई ये तो हमने पंक्ति का अर्थ बताया, अब इन पे विचार भी तो हमें करना है। विचार क्या है, देखिए, देश की रक्षा और प्रगति के लिए केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि सच्चा देश प्रेम भी जरूरी है। जब तक हृदय में देश के लिए प्रेम, त्याग और कर्तव्य की भावना नहीं होगी तब तक कोई परिवर्तन संभव नहीं। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारे हथियार हैं,
शक्ति आपके देश के पास है, लेकिन अगर हमारे देश के सैनिकों के अंदर वो साहस नहीं होगा तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन हम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ होते हुए भी वे निरर्थक तब हो जाता है जब हमारे मन में वो साहस नहीं होता है, अपने देश के लिए वो अपनापन नहीं होता है, अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर देने की जो भावना है वो नहीं होती है। तो इसीलिए कहा कि हमारे पास वो शक्ति और साधन के साथ साथ साहस भी है उसका प्रदर्शन करने के लिए। अगर मान लीजिए किसी के अंदर ये भाव ही नहीं है अपने देश के प्रति प्रेम, तो वो पत्थर के समान है। अगली पंक्तियां हैं, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो भरा नहीं भावों से। अब भावनाओं मैंने आपको बताया था, अपने देश के लिए प्रेम, सम्मान। अब देश का मतलब यहाँ पर क्या होता है? जो देश में रहने वाले सभी लोग हैं, सबसे तात्पर्य होता है। यह पंक्ति एक संवेदनहीन और भावशून्य जीवन की आलोचना करती है, यानी कि जिन लोगों के अंदर किसी भी तरह की भावनाएं नहीं होती, दूसरों के प्रति संवेदनाएं नहीं होती, उनके ऊपर ये पंक्तियां कटाक्ष हैं। कवि कहता है कि जो हृदय भावनाओं से रिक्त है, यानी कि जिनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, जिसमें प्रेम, संवेदना और देशभक्ति का प्रवाह नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने देश के लिए प्रेम नहीं रख रहे हैं, हमारे पास संवेदनाएं नहीं है देशवासियों के लिए, देश के प्रति भक्ति नहीं निभा सकते हैं, तो क्या है, वह जीवित होकर भी निर्जीव, वो व्यक्ति इस देश में रह तो रहा है पर एक निर्जीव के समान रह रहा है। ऐसा हृदय पत्थर जैसा है। अब इन पंक्तियों पर विचार करेंगे। क्या दिया है? मनुष्य को भावनाओं से परिपूर्ण होना चाहिए, खासकर अपने देश के प्रति। केवल भौतिक जीवन नहीं बल्कि एक भावनात्मक, संवेदनशील और राष्ट्र प्रेम से भरा जीवन ही सच्चा है। यानी कि हम सब हैं, अब देखिए हम सभी रह रहे हैं इस देश के अंदर, लेकिन किसी के अंदर अगर अपने देश के प्रति भावनाएं नहीं हैं, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो क्या हम इस देश में रहने के लायक हैं? जो अपने ही देश के प्रति, अपनी ही मातृभूमि के प्रति प्रेम नहीं कर सकता, तो उसका जीवन ही निरर्थक होता है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है सोच विचार के लिए। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। क्या पता लगाना है? चलिए देखते हैं। कविता तो पढ़ी हुई है। हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसी और क्यों कहा गया है? हम हैं जिसके राजा रानी, अब इस धरती के राजा रानी तो हम ही हैं। अब देखिए इसका तात्पर्य ऐसे है, जैसे मैंने आपको कविता पढ़ाई थी कि इस देश में जो पहले हमारा जो क्या कहते हैं संरक्षण राजा रानी किया करते थे, अब हमारी सरकारें हो गई हैं। तो ये सरकार या राजा रानी कैसे बनते हैं आप मुझे बताइए। इस देश से ही तो चुने जाते हैं, इस देश के आम आदमी ही है तो है, गवर्नमेंट में जाकर बैठता है। तो एक तरीके से हम सभी नागरिक जो हैं इस देश के राजा रानी होते हैं। कौन होते हैं? राजा रानी, है ना। तो ये चीज़ बताया, राजा रानी किसे कहा गया? देश के नागरिकों को। हम हैं जिसके राजा रानी पंक्ति में हम सब भारत के नागरिकों के लिए प्रयोग हुआ है। कवि ये कहना चाहता है कि हम उसी देश के निवासी हैं जो हमें सब कुछ देता है। क्या देता है? अन्न देता है, जल देता है, प्रेम, ज्ञान और पहचान देता है। ये देश हमें सब कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हमारी पहचान दे रहा है, हमें प्रेम दे रहा है, खाने को खाना दे रहा है, अन्न दे रहा है और पानी भी दे रहा है। इसलिए हम सब उस देश के राजा रानी हैं, यानी उसे सम्मान और गौरव के साथ अपना समझने वाले स्वाभिमानी नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है? अब देखिए समय के साथ सारी चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं कि नहीं। अब संसार में जो लोग हैं उन सभी के साथ कभी कोई परेशानी है, कोई खुशी है, तो उनके साथ हम उनका दुख और प्रेम बांट रहे हैं। जो परिवर्तन हो रहे हैं समय के साथ उनको हम अपनाते हुए चल रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे नहीं। आप ऐसे बहुत से लोगों को कभी देखते होंगे जो खुशियों में भी दुखी रहते हैं, अलग बैठे रहते हैं, तो वो संसार के संग नहीं चलते, वो सिर्फ अपने संग चलते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, संसार के संग चलने से तात्पर्य है समय, समाज और दुनिया की गति के साथ तालमेल बनाना। अब देखिए समय मैंने बताया कि जो परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तनों के साथ हमें बदलते रहना चाहिए। समाज और दुनिया की गति, समाज और दुनिया की गति क्या होती है भाई? समाज
जिस तरीके से प्रगति कर रहा है हम भी उसी तरीके से प्रगति करें। समाज में अगर किसी को हमारी आवश्यकता है तो उसकी हम मदद कर सकें। जब हम समाज की मदद करेंगे तो दुनिया, क्योंकि हर इंसान के अंदर बहुत सारे हुनर होते हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, तो वो उन्हीं अच्छाइयों से बन के तो ये समाज बनता है। समाज कोई अलग कम्युनिटी थोड़ी ना, ये हम सब नागरिकों से तो मिलके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमें इनके साथ तालमेल बिठाते हुए चलना है। जैसा समय की डिमांड होती है हमें उसी तरीके से काम करना होता है। जो व्यक्ति या राष्ट्र समय के साथ नहीं चलता वह पिछड़ जाता है और उसकी पहचान मिट जाती है। इसीलिए कवि कहता है कि जो संसार के साथ नहीं चलता संसार उसे अपनाता नहीं और वह समाज में महत्वहीन बन जाता है। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज़ के साथ नहीं चलेंगे तो रेस में पीछे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब हम लाख कोशिश करें उस रेस में शामिल होने के लिए तो हम नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमें जो समय है उसके साथ चलना चाहिए। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। अब क्या है, उस पर है नहीं पसीजा जो, अब यहाँ पर पसीजने का तात्पर्य क्या होता है। अब मान लीजिए सिंपल सा एक चीज़ है, आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा पपी है, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा पपी है और उसके पैर में चोट आ गई है या वो भूखा है या ठंड में कांप रहा है, तो आप क्या करोगे उसके साथ। अब जाहिर सी बात है आपके दिल में दया भाव आएगा, आपका दिल उसके लिए पसीजेगा। आप अगर उसे ठंडा लग रहा है तो उसे पोंछ के अच्छे से गर्म करोगे, उसको अगर भूखा है तो उसको दूध बिस्किट कुछ खिलाओगे, है ना। बहुत सारे लोग तो क्या होते हैं ऐसे पपी को अपने घर भी ले जाते हैं, होता है कि नहीं होता। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि अगर हम किसी को तकलीफ में देखते हैं तो अगर हमारा दिल नहीं पसीज रहा है तो क्या है, क्या वह भूखा भार नहीं। यानी कि वो, अगर हम दूसरों की तकलीफ देखकर हमारा हृदय नहीं पसीज रहा है तो हम इस धरती पर क्या हैं, हम एक बोझ के समान ही हैं, है कि नहीं। तो देखिए क्या है इस पंक्ति में, जिस व्यक्ति का हृदय अपने देश पर प्रेम में नहीं पसीजता उसमें अपने देश के प्रति संवेदना नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। अब ये देश कैसे बनता है आप मुझे बताओ। देश खाली क्या भूमि के टुकड़े से बन जाता है। भारत देश का नक्शा आप देखते हो, जितनी भूमि है इसी से देश बन जाता है, नहीं। देश बनता है इसमें रहने वाले नागरिकों से, यहाँ पर पलने वाले जीव जंतुओं प्राणियों से, यहाँ के पेड़ पौधों से, यहाँ के वातावरण से, इन सभी से मिलाकर ये देश बनता है, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने बताई कि जो देश पर प्रेम, अब देश पे अगर हमें प्रेम करना है तो क्या होगा। अब आप देखते हैं बहुत सारे सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पे जाते हैं और किसी न किसी वजह से वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो क्यों जा रहे हैं, वो अपने देश से प्रेम करते हैं। देश से प्रेम मतलब इस देश के सभी नागरिकों की फिक्र है उनको, है कि नहीं। कि अगर वो सैनिक बॉर्डर पे जाकर दुश्मनों से लड़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा, हम अपने देश के अंदर असुरक्षित होंगे ना। भूमि से प्रेम किसी को नहीं होता, यहाँ की धन संपदा, यहाँ के लोगों से प्रेम होता है। तो पृथ्वी ही है, हम उस पृथ्वी पे रह रहे हैं, इसीलिए हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं। वह इस धरती पर बोझ मात्र है, वह केवल जी रहा है लेकिन उसका जीवन समाज या राष्ट्र के लिए कोई उपयोगी योगदान नहीं दे रहा। अगर हम इस संसार में हैं, मगर हम इस संसार को आगे, इस जीवन को, देश को आगे, देश की प्रगति के लिए अगर हम कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो हमारा रहना तो बेकार है। बेकार है कि नहीं बेकार है, वही है। चलिए अब हम आ जाते हैं घा क्वेश्चन में। क्या दिया है, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। अब ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आप सभी के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। मेरे हिसाब से देश से प्रेम का तात्पर्य होता है यहाँ पे रहने वाले लोगों से प्रेम, यहाँ अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उनकी मदद करना। अब देखिए हर एक व्यक्ति जाकर बॉर्डर पर लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम एक आम नागरिक हैं तो हम क्या करेंगे आप बताइए। हम देश के प्रति अपना प्रेम कैसे दिखाएंगे। अब मान लीजिए आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप एक सोल्जर तो नहीं हो कि आप जाओ और बॉर्डर पे वहाँ जाके फाइट करो, आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको देश प्रेम दिखाना हो तो आप कैसे दिखाओगे। आपके लिए देश प्रेम क्या होगा। मेरे लिए देश प्रेम क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, अगर किसी जीव जंतु को मेरी ज़रूरत है तो मैं उनकी हेल्प करूँगी। तो ये करके मैं क्या करूँगी, मैं देश के प्रति अपने प्रेम को दिखा रही हूँ, अपने कर्तव्य को दिखा रही हूँ। कहीं अगर कहीं पर कचरा है या कोई गलत काम कर रहा है
उसको रोकना, टोकना, समझाना, ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैं अपने देश के लिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ, उनके प्रति अपना प्रेम दिखा रही हूँ। तो देश प्रेम की डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं होती कि हम बॉर्डर पे जाकर लड़ाई करें, हम देश के अंदर रहकर भी हम भ्रष्टाचार नहीं करें, हम कहीं गंदगी ना फैलाने दें, हम पर्यावरण का ध्यान रखें, लोगों को जागरूक बनाएं, कोई भी ऐसा काम हमारे देश प्रेम को दर्शाता है। देखिए क्या देश प्रेम का अर्थ है, अपने देश के लिए सच्ची निष्ठा, सेवा और समर्पण का भाव रखना। अब देखिए यहाँ पर सच्ची निष्ठा का मतलब क्या होता है, यानी कि हम देश के प्रति कोई भी गलत काम नहीं करें। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, काम करने के लिए रिश्वत ले लेते हैं, कुछ है ना, वो नहीं, वो गलत होता है। भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। सेवा करना, अब सेवा करने के लिए, देश के लिए सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिपाही बन के बॉर्डर पे जाओ या आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन के कोई काम करो, नहीं, आप एक छोटे से बच्चे हो, आप तब भी कर सकते हो। कहीं आप देख रहे हो कोई गलत, सपोज आप एक गार्डन में गए हो, वहाँ पे लोग कूड़ा डस्टबिन में नहीं डाल के बाहर फेंक रहे हैं, तो आप उनको समझाओ, उस कूड़े को उठाकर आप डस्टबिन में डालो और जिसने फेंका है उसको समझाओ कि ये गलत है, तो वो भी आपकी देश के प्रति सेवा है। फिर आ जाते हैं समर्पण का भाव। समर्पण मतलब क्या होता है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। ये तो एकदम एक्सट्रीम होता है, लेकिन हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम अगर अपने 24 घंटे के समय में अगर 2 घंटे का समय अपने देश के लिए समर्पित करते हैं, तो वो भी समर्पण का भाव होता है। इसका मतलब केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मों से भी जुड़ा है। देश की रक्षा करना, उसकी उन्नति के लिए मेहनत करना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, यानी कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसे मना करना, देशवासियों के प्रति अपनत्व और सहयोग की भावना रखना, ये सभी कुछ हमारा किसमें आता है, देश प्रेम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, यह रचना एक आवाहन गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। आवाहन गीत का मतलब क्या है, वो हमें बुला रहा है और बता रहा है कि देश के प्रति इस तरीके से न्यौछावर हो जाना चाहिए। ये तो एक विशेषता है, और भी विशेषताएं देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है प्रेरणात्मक शैली है, यानी कि आपको इंस्पायर कर रही है। कविता पाठकों को देश प्रेम, आत्मबल और साहस की भावना जागृत कर रही है कि हमारे अंदर ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट है सशक्त भाषा और दोहराव। वह हृदय नहीं पत्थर है जैसी पंक्तियां बार बार आकर गहरा प्रभाव डालती हैं। ये क्यों डाल रही है, बार बार हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम और ठहराव होना जरूरी है। अगली जो क्वालिटी है इसकी, यानी कि विशेषता है, क्या है, भावनात्मकता, यानी कि आपके भावों को बताया गया है। पूरी कविता में देश के प्रति भावुकता और गहरा जुड़ाव दिखाया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक और नैतिक संदेश। कहते हैं ना कि कुछ संदेश होना चाहिए समाज को अच्छा करने के लिए या अच्छाई करने के लिए। यह कविता हमें आत्मनिरीक्षण करने और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। आत्मनिरीक्षण यानी कि अपने आप को खंगालो कि हमसे कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। वो आत्मनिरीक्षण यानी कि अपने आप को टटोलो, अपने मन के अंदर झांको कि क्या कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। फिर आ रहा देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा, यानी कि ये हमको बोल रहा है कि नहीं, अगर हम आप जैसे छोटे बच्चे भी हैं तो भी आपके मन में ये भाव आ जाए कि नहीं, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, तो ये एक प्रेरणा दे रहा है। फिर आते हैं काव्यगत सौंदर्यता। क्या है, कविता में अनुप्रास, रूपक, प्रतीक जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब देखिए हमने रूपक अलंकार बताया था, कालदीप में रूपक अलंकार है, ऐसे कई जगह और है। अनुप्रास अलंकार है, प्रतीक अलंकार, प्रतीक मतलब आपको सपोज करके चीजों को करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कालदीप, परवाना, रसधार आदि। चलिए नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना से। इसमें क्या दिया है, अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या है, जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार से खजाने की बात की गई, कैसा खजाना है। भाई जाहिर सी बात है, प्राकृतिक है, सांस्कृतिक है, धन संपदा है, सब कुछ। यहाँ पे दौलत से खजाने का मतलब नहीं है। इस पंक्ति में खजाने से तात्पर्य केवल धन दौलत या सोना चांदी नहीं है, बल्कि भारत की प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो ट्रेजर है उसके बारे में बात की गई है। देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे, जलवायु, नदी, सब कुछ कितना अच्छा है कि नहीं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपदाओं से है। सांस्कृतिक क्या है, हमारी संस्कृति हमें क्या सिखा रही है, हम अपने पूर्वजों से क्या सीख रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे वेद पुराण हमें सिखा रहे हैं।
आध्यात्मिक संपदाओं, अब देखिए अध्यात्म की तरफ हम कैसे जुड़ते हैं। अब देखिए पौराणिक कथाओं के जरिए हम जानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने कितना काम किया, देवी देवताओं के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। यह देश अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदी, पर्वत, वन, ऐतिहासिक धरोहरों यानी कि हिस्टोरिकल प्लेसेस, साहित्य यानी कि लिटरेचर, कला, आर्ट, संगीत, म्यूजिक, शिक्षा, एजुकेशन, ज्ञान यानी कि नॉलेज, मूल्यों का खजाना है जिसे पूरी दुनिया सराहती है। ये सब कुछ यहाँ पर इतना है कि लोग बाकी देश देखकर ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं, भारत अपने आप में बहुत समृद्ध है। नेक्स्ट है, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया है। उगे बढ़ने का मतलब है, उगा मतलब हम पैदा हुए, हम भारतीय यहीं पर पैदा हुए और यहीं पले बड़े। तो यहाँ पर किसके लिए बोला गया है, हम सभी देश के नागरिकों के लिए। उगे बड़े शब्द के देश के नागरिकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह देश हमारी जन्मभूमि है, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए तो ये हमारी जन्मभूमि है, यहीं हम पले बड़े, यहीं का अन्न पानी खाया, इसीलिए यह देश हमारे जीवन की जड़ है। जाहिर सी बात है, हम इसमें पैदा हुए हैं, हम इससे जुड़े हुए हैं, हमारी जड़ें यहीं पर हैं। हमारी पहचान, परवरिश और संस्कृति की नींव है। इसी धरती ने हमें जीवन और विकास का अवसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। हृदय कहा जाता है भावों का केंद्र है। सारे भाव हमारे हृदय के अंदर ही आते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, हर तरह के। दूसरों के लिए प्रेम भावनाएं जो ये होती हैं, अपनापन होता है, बुरी भावनाएं होती हैं जैसे ईर्ष्या है, तो ये सब कहाँ आता है, हमारे हृदय में आता है। अगर हृदय में किसी तरह का ऐसा भाव आ ही नहीं रहा है तो ऐसा किसके साथ होता है, जो पत्थर होता है, पत्थर में कोई भाव नहीं होता तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, एक पत्थर हो जाता है। चलिए, यहाँ पत्थर एक रूपक है जो उस व्यक्ति के हृदय के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें देश के लिए प्रेम, संवेदना, समर्पण नहीं है। पत्थर में ना तो भावना होती है ना ही प्रतिक्रिया। ऐसा हृदय संवेदनशील है, यानी कि एक तो संवेदनहीनता बोल दीजिए, संवेदनशून्यता बोल दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। कठोर और निष्क्रिय होता है, जो देश के लिए कुछ नहीं करता। जो देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो यानी कि क्या हो गया, वो संवेदनहीन हो जाता है। नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे। अगर एक पत्थर अपनी कहानी बताएगा तो इसमें देखिए आप सबकी इमेजिनेशन काम करेगी, ठीक है, ध्यान रखिए। अब कोई ये कहेगा कि पत्थर उसके से लगकर बहने वाली नदी की कहानी बता रहा है, कोई बताएगा कि मुझे किस तरीके से किसी ने उठा कर फेंका, ये कहानी बता रहा है। तो पत्थर की अलग अलग कहानियां हो सकती हैं, ये आपकी इमेजिनेशन पर है कि पत्थर क्या बता रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, संकेत इसमें दिया है, जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती ही भी थी। तो यहाँ पर कैसे बदलती थी ये बताना है। देखिए क्या है, पत्थर क्या कहेगा, जब मैं नदी में था तब पानी की धार ने मुझे गोल मटोल बना दिया। अब पानी की धार से वो क्या हो गया, चिकना हो गया। पहाड़ों से लुढ़कते हुए मैंने समय की चोटें खाई। किसी दिन मैं मंदिर की सीढ़ी बना, किसी दिन किसी इमारत की नींव, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे नफरत और हिंसा के लिए भी इस्तेमाल किया। तो एक पत्थर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीजें वो बताएगा, ठीक है। अब मैं पत्थर से क्या कहूँगा, पत्थर की कहानी अगर हम सुन लेंगे तो हम पत्थर से क्या कहेंगे। देखिए, तुम सहनशील हो क्योंकि भाई नदी उसको शेप दे रही है। तुम मजबूत हो क्योंकि तुम एक इमारत की नींव में गए। तुमने समय को झेला है। अब यह उसका समय क्या, बहुत पता पौराणिक काल से, पता ना जाने जब से पृथ्वी बनी तब से वो ये इस पृथ्वी पर है, कितना समय उसने झेला है कि नहीं। अब मैं तुम्हें ऐसे काम में लाऊंगा जिसमें शांति, कला और सेवा फैले। तुम नफरत का हथियार नहीं, तुम प्रेम और निर्माण का आधार बनोगे। लोगों ने उसे हिंसा एक दूसरे पर फेंक कर भी मारा है। तो यहाँ पर हम समझाएंगे कि तुमने बहुत तकलीफें झेल ली, अब तुम्हें मैं एक कला बनाऊंगा, तुम्हें एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा कि लोग तुम्हें देखकर अप्रिशिएट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से ही नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है, ठीक है।
अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। संरक्षण यानी कि होता है देखभाल की ज़रूरत है, उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको ये बताना है। चलिए देखिए, देश प्रेम का संबंध केवल युद्ध से नहीं बल्कि देश के संसाधनों की रक्षा से भी शामिल है। इसमें शामिल है जल स्रोत यानी कि नदियाँ, झीलें और वर्षा। इन्हें हमें बचाने की ज़रूरत है। आप सभी को पता है कि हमें जल जो है बचाने की ज़रूरत है, तो इनको बचाइए। वन और वन्य जीव जैसे जैव विविधता यानी कि जंगल हैं, जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं। देखिए बहुत सारे जीव जंतु तो विलुप्त हो चुके हैं, है ना, तो इन सभी को बचाने की ज़रूरत है। संस्कृति और विरासत, ऐतिहासिक स्मारक, भाषाएं और परंपराएं, पुरानी जो विरासतें हैं उन्हें संभालने की ज़रूरत है। ऐतिहासिक इमारतें जो गिर रही हैं उनको हमें रिस्टोर करने की ज़रूरत है, फिर से उसको सही करना है। पुरानी भाषाएं, देखिए आजकल ऐसी बहुत सारी लिपियां मिलती हैं जिनको हम लोग डिकोड नहीं कर पाते, वो पुरानी भाषाएं हैं कि नहीं। अभी भी ऐसी बहुत भाषाएं हैं जिन्हें हमें आगे संभालना है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, लोहा, खनिज आदि। पर्यावरण, वायु, मिट्टी, जलवायु, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी हैं कि ये स्वच्छ रहे, नहीं तो हमारा जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही साथ पर्यावरण अगर नष्ट हो गया तो मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। शिक्षा और ज्ञान, विद्यालय, पुस्तकालय और विश्वविद्यालय, बहुत ज़रूरी है कि इन इंस्टीट्यूशंस का होना ज़रूरी है जो कि हमें समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं आगे बढ़ने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं कविता की रचना। ठीक है, क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं, जिसके राजा रानी। ठीक है, ये कविता तो हम लोगों ने पढ़ी है। अब करना क्या है, इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों में को ध्यान से देखिए, यानी कि दाना पानी, राजा रानी, ये सारी चीजें। दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों से अंतिम ध्वनि एक सी हो गई है। बिल्कुल सही है, हाँ हुई है। इन विशेषताओं को तुक मिलाना कहते हैं। क्या कहते हैं, तुक मिलाना, यानी कि तुकांत। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न दिए गए। पहला है, शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर हम कविताओं के तुक मिला दें तो क्या विशेष प्रभाव पड़ता है। कविता जो है वो क्या हो जाती है, संगीतात्मकता ले लेती है, यानी कि उसको पढ़ने में थोड़ा संगीत का लय आने लगता है। होता है कि नहीं आता है, इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। और दूसरा, यही तुक जो है उसे गद्य से अलग भी करते हैं। गद्य में क्या होता है, कहानी होती है, उसमें तो कोई तुक होता नहीं। ये तुक ही कहीं ना कहीं हद तक गद्य को काव्य से अलग कर देते हैं। कविता में लय और संगीतात्मकता आ जाती है। पाठकों या श्रोताओं को याद करने में आसानी हो जाती है। तुक मिलने से क्या होता है, हम आसानी से लर्न कर लेते हैं। कविता में मनोरंजन और आकर्षण बढ़ता है। तुकबंदी के कारण भाव और विचार अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे उदाहरण है, दाना पानी राजा रानी, ये जोड़ी कविता को सुंदर और गे बनाती है। गे का मतलब होता है हम गाने योग्य हो जाती है। नेक्स्ट है, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कविता प्रभावशाली रहे इसके लिए क्या क्या प्रयोग हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए अन्य प्रयोग क्या हुए। जैसे प्रतीकात्मक भाषा ली गई, जैसे पत्थर, परवाना, तोप, तलवार। अब पत्थर जो शब्द लिया गया ये प्रतीक तौर पे किसका प्रतीक है, संवेदन शून्य हृदय के लिए इस्तेमाल किया गया। परवाना देश के वीर सैनिकों के लिए इस्तेमाल किया गया। तोप, तलवार हमारे देश के हथियारों के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, भावनात्मक अपील है, देशभक्ति, त्याग, साहस को जगाने की अपील की गई है इस कविता में। पुनरावृत्ति है, बार बार वह हृदय नहीं पत्थर है पंक्ति को दोहराया गया है, जिससे ये कविता ज्यादा प्रभावशाली बनी है। आवाहन गीत है, कविता पाठकों को प्रेरित कर रही है। जाहिर सी बात है हमारे अंदर प्रेरणा बढ़ रही है देश के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए। लय और गति है, भाई तुक है तो इसी वजह से क्या है, इसमें लय और गति आ रही है। कविता की भाषा सरल, प्रभावमयी और तेज है, जो संदेश को ताकत देती है। अब ये भाषा क्या जो अंदर इस्तेमाल की गई है, ये हमें क्या दे रही है, हमें शक्ति दे रही है, अच्छी शक्ति दे रही है, और साथ ही साथ हमें इंटरेस्टिंग भी लग रही है। अगर किसी कविता में तुक नहीं मिलते तो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो पाती है। तो ये क्या है, लय और गीत गति होने के कारण हम उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं
और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं। कोई चीज़ जो हमें समझ में आती है उसे हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी बात, आपकी कविता देश प्रेम से जुड़े विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाई है। अब कविता हमें आगे बढ़ानी है, कैसी है देखिए। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब इसमें क्या करना है, हमने जैसे बोला कि कविता हमें आगे लिखनी है, हमने लिख कर लेके आए हैं। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसने देश के लिए ना सोचा उसका जीवन तो बेकार है। जो मिट्टी हमें जीवन देती, जिसमें खेला पला बढ़ा, उसी को भूल जाए कोई तो क्या उसका मन सच्चा। भारत माता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, जो इसके लिए कुछ ना कर पाए उसका जीवन तो शर्मनाक है। चलो मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे देश का मान बढ़े, हमारे अच्छे कर्मों से भारत सुंदर और महान बने। तो हमने कुछ पंक्तियां थी, हमने उनको आगे बढ़ा दिया। चलिए अब आ जाते हैं भाषा, यानी कि एक तरीके से कुछ जो शब्द दिए गए हैं उन्हें हम किस तरीके से अलग अलग समझ सकते हैं। शब्द से जुड़े शब्द पहला का है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए और फिर मित्रों को मिलाकर उनकी सूची बनाइए। अब स्वदेश से जुड़े जैसे मिट्टी था ना, ये सारी बहुत सारी चीजें दी थी। देखिए यहाँ पर क्या है, तिरंगा है, सिपाही है, किसान, सेना, स्वतंत्रता, झंडा, सच्चाई, आज़ादी, बलिदान। तो ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, हमारे स्वदेश से जुड़ी हैं। तिरंगा स्वदेश का तिरंगा, सिपाही देश का सिपाही, तो ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हैं, स्वदेश से। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं विराम चिन्हों को समझें। विराम चिन्ह मतलब जानते हैं ना, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, विराम चिन्ह होती हैं। क्या दिया गया है, जो चलना सगा संसार संग, बहती जिसमें रसधार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी, जिसमें ना जाति उद्धार हुआ। ध्यान दिया, जो अंडरलाइन वर्ड है सब में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा है, योजक चिन्ह। देखिए क्या है, कविता में आई हुई उपर्युक्त पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। इसमें कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह लगा है, ये चिन्ह क्या कहलाता है, योजक चिन्ह। दो शब्दों के बीच लगता है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों के परस्पर संबंध स्पष्ट करने तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब वैसे तो ये अपोजिट हैं, अब देखिए संसार संग अपोजिट है, रस धार अपोजिट है, लेकिन इनको आपस में लाने के लिए क्या कोशिश की गई है, योजक चिन्ह लगाया गया है। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर का, की, के और में से कौन से शब्द जोड़ेंगे जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके। लिखिए संकेत, जो चल ना सका संसार के संग। तो आपको बेसिकली क्या करना है, देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये जो दो शब्द दिए, जहाँ योजक दिया, इन योजक को हटाकर आपको कारक लगाने हैं। और कौन कौन से कारक लगाने हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है, का, की, के और में, ये आपको योजक लगाने हैं। कोई भी इन शब्दों को आप यहाँ पर लगा सकते हो और फिर से उस नए शब्द को बनाइए। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे दिया। पहला क्या था, जो चल ना सका संसार संग, तो यहां पर योजक हटाकर हमने क्या लगा दिया, के लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, जो चल ना सका संसार के संग। समझ में आया ना। अब आ जाता है बहती जिसमें रसधार नहीं, तो अब यहां पर योजक चिन्ह लगाएंगे, हटाएंगे तो हम क्या लगा देंगे, की लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, बहती जिसमें रस की धार नहीं, तो रस के साथ हमने धार के बीच में क्या लगा दिया, की लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं पाया जिसमें दाना पानी। अब दाना पानी के बीच योजक है, इस योजक को हटाओ और लगाओ, का लगाओ, दोनों लगाओ या दोनों में से कोई भी एक लगाओ। तो हमने दोनों लगाया, जैसे पाया जिसमें दाना और पानी या दाने का पानी, कुछ भी लिख दो। वैसे मेरे हिसाब से दाना और पानी ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट आते हैं है माता पिता बंधु जिसमें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, माता और पिता कर देना है, क्योंकि यहाँ पर और योजक आ रहा है कि नहीं। तो क्या है माता और पिता और बंधु जिसमें, तो यहां पर क्या है, माता और पिता और बंधु। फिर आते हैं हम हैं जिसके राजा रानी, फिर लगाओ हम हैं जिसके राजा और रानी। देखो हम हैं जिसके राजा और रानी।
नेक्स्ट आते हैं, जिससे ना जाति उद्धार हुआ, जिससे ना जाति का उद्धार हुआ, क्योंकि यहां पर हम का योजक लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जिससे जाति का उद्धार ना हुआ, ये लगा दिया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, शब्द चित्र हैं। क्या दिया गया है शब्द चित्र में, है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। उपरोक्त पंक्तियों को ध्यान दीजिए, इन दोनों पंक्तियों में शब्द पहले आया है, जिसके कारण कविता में लयात्मकता आई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो यह गद्य जैसी लगने लगेगी। जैसे जान एक दिन जाने को है, कालन दीप हरदम जलता है। तो यहां पर देखिए है क्या है, पहले आया, फिर और अगर हम इसको है बाद में लगाते तो ये क्या हो जाता है, काव्य से गद्य में बदल जाता है, गद्य का हमें कुछ फील देने लगता है। यानी कि जैसे एक हमने स्टेटमेंट लिखा और अंत में है लगा के पूर्ण विराम लगा दिया, लेकिन है पहले लगे होने से क्या हो रहा है कि ये हमें कविता का भाव दे रहा है। सॉरी। अब आपकी कविता में से ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिनमें शब्द का प्रयोग पहले हुआ है शब्द का प्रयुक्त पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में शब्दों के स्थान बदलकर पुनः लिखने, हमें मतलब फिर से करना। अब आप कविता में ऐसी पंक्तियों को चुनिए। ठीक है, चलिए चुन लेते हैं। देखिए क्या दिया है, पंक्तियां हैं जिसमें पहले आए, जैसे है जान एक दिन जाने को, तो जब इसको बदलेंगे क्या है, बदली हुई पंक्ति है, जान एक दिन जाने को है, जो है पहले लगा था उसे हमने क्या कर दिया, बाद में लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं, है कालन दीप जलता हरदम। अब यहाँ पे क्या होगा, कालन दीप हरदम जलता है, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट है, अब कविता में से और पंक्तियां हम चुन रहे हैं। है जीवन एक दिन ढलने को, जीवन एक दिन ढलने को है। ठीक है, अब है कालन दीप तो बताया, है माता पिता बंधु सजनीय, तो माता पिता बंधु सजनीय हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, है सब कुछ असार बंधु, सब कुछ असार हैं बंधु। तो जरूर ये कविता से थोड़े अलग हटके पंक्तियां ली गई हैं, आप किसी भी कविता से ले सकते हो, जरूरी नहीं इसी कविता से लो, कोई सी कविता से भी ले सकते हो। ठीक है, अब नीचे दी गई पंक्तियों में से है शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए। ठीक है, जिनसे देखिए पंक्तियों के सौंदर्य में क्या परिवर्तन आया है, अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। जैसे है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। अब हमें क्या बताया गया है कि है का प्रयोग हमें करना है बाद में। देखिए यहाँ पर मूल पंक्ति क्या है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया दीवानी। अब जब हमने इसे बदला तो क्या हो गया, है शब्द का प्रयोग करके पहले, जैसे यहाँ पर है ज्ञानी भी जो हैं जो उस पर मरते, है दीवानी दुनिया जो उस पर मरती। तो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले लगी पंक्तियों को बाद में लगा रहे थे, अब बीच या बाद में लगी पंक्तियों को है को हम पहले लगा रहे हैं। परिवर्तन और सौंदर्य, अब इससे क्या परिवर्तन आया और क्या सौंदर्यता बढ़ी। देखिए क्या है, जब है को पहले रखा गया तो लयात्मकता बढ़ी, यानी कि जो लय में गाने, है देश उसी का जिस पर मर मिटने वाले। ठीक है, मतलब एक लय आती है, नाटकीयता आती है और काव्य शैली अधिक प्रभावशाली होती है। क्योंकि काव्य में आप हमेशा देखोगे है शब्द जो हम गद्य में अंत में लगाते हैं, काव्य में अक्सर हम पहले या वाक्यों के बीच में लगाते हैं, जिससे कविता का एक जो रुख आता है वो समझ में आता है, मतलब उसको हम गा सकते हैं, कविता काव्य शैली बढ़ती है, ये चीज़ बताते हैं। है प्रयोग कविता को गेयात्मकता और भाव प्रधान बनाती है। तो पहले लगाने से क्या होता है, कविता थोड़ा कविता जैसी लगने लगती है, यानी कि उसमें काव्य का जो एक पुट आता है वो उसको हम गा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया गया, समानार्थी शब्द दिए गए हैं। कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों को इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में से दिए गए रिक्त स्थानों पर लिखिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर भू दिया गया है, भू शब्द दिया गया, समानार्थी का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची होता है। अब भू का मतलब यहाँ पर क्या आ गया, धरा पृथ्वी। ठीक है, तो ये जो दो कॉलम दिए इसमें भरना है। उसी तरह दीप दिया गया है, हृदय है, तलवार है, दुनिया है, पत्थर है। तो ये सब हम आपके लिए करके लेकर आए हैं। तो देखिए क्या, भू के लिए हमने क्या बताया, धरा पृथ्वी। दीप के लिए बताया दीपक प्रदीप। हृदय के लिए है दिल या जी। तलवार के लिए असी कृपाण। दुनिया के लिए है संसार जग।
फिर है पत्थर के लिए पाषाण पाहन। तो ये हमारे क्या एक तरीके से जिन्हें आप समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कविता का शीर्षक। कविता का शीर्षक स्वदेश है, जो कि इनकी एक पंक्ति में बार बार एक ही जिस पंक्ति को बार बार रिपीट किया गया है उसी में दिया गया है ना। देखिए पंक्ति वो रिपीट कौन सी हो रही थी, वह हृदय नहीं है पत्थर है, ठीक है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब ये पंक्ति कविता में कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार इस्तेमाल की गई है। और स्वदेश सब इसी में आया है, तो इसी से निकाल के इसे शीर्षक बना दिया गया। इस कविता का शीर्षक स्वदेश है। कई बार कवि कविता की किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आपको भी इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? भाई कवि ने तो वो पंक्ति जो बार बार आ रही थी उसी में से निकाल लिया। अगर आपको कोई पंक्ति चुनकर शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सा करेंगे? चलिए देखते हैं। कविता का शीर्षक वैकल्पिक पंक्ति चयन और कारण क्या है? क्या कारण होता है कि हम उसको चुनते हैं? यदि मुझे इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो मैं चुनूंगा वह हृदय नहीं है पत्थर है। तो मैं 2 पंक्तियों की बजाय मैं सिर्फ एक पंक्ति को ही चुनूंगा जो शीर्षक हो सकती है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रभावशाली है और दोहराई गई पंक्ति है। हृदय नहीं पत्थर अपने आप में प्रतीकात्मकता दे रहा है, दूसरों के ऊपर प्रभाव को छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, और इसी पंक्ति को बार बार दोहराया भी जा रहा है। तो मैं सिर्फ स्वदेश हटाकर इस पूरी पंक्ति को इस कविता का शीर्षक बना दूंगी। यह पंक्ति कविता में बार बार आती है जो इसे केंद्र बिंदु बनाती है। इससे कवि का मुख्य संदेश देशभक्ति की अनुपस्थिति में मनुष्य का हृदय निष्ठुर हो जाता है, जोरदार ढंग से उभरता है। यानी कि अगर किसी हृदय में देश प्रेम नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? वो निष्ठुर हो जाएगा। तो ये भाव निकलकर अपने आप में आ रहा है, यानी कि देशभक्ति अपने आप निकलकर बाहर आ रही है। भावनात्मक गहराई है। इस पंक्ति में पाठक के मन को झंझोरने वाला प्रभाव छोड़ती है जो कविता के भाव को मजबूत बनाता है। अब ये पंक्ति क्या है? हम पाठक हैं, हम कविता को पढ़ रहे हैं। जब हम कविता को पढ़ते हैं तो क्या होता है? ये हृदय नहीं पत्थर है, ये हृदय नहीं पत्थर है। तो क्या होगा? इसको पढ़ के हमारे अंदर प्रभाव आता है, अरे भाई किस चीज के कारण हृदय को पत्थर नहीं कह रहा। अगर ये पंक्ति अपने आप में इतनी सॉलिड है कि इसकी वजह से हम पूरी कविता पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है देश प्रेम का केंद्रीय संदेश है। अब हृदय नहीं पत्थर क्या है? देश प्रेम को अपने आप बयां कर रहा है। पूरी कविता का मूल यही है, स्वदेश प्रेम ही जीवन को सार्थक बनाता है। और इस पंक्ति में यह बात सीधे, तीखे और मार्मिक तरीके से व्यक्त हुई है। इसीलिए वह हृदय नहीं पत्थर है इस कविता के लिए एक उपयुक्त और अर्थपूर्ण वैकल्पिक शीर्षक हो सकता है। चलिए अब हम आ जाते हैं पाठ से आगे, मतलब पाठ से आगे चलते। मैंने बताया था ना 2 सेक्शंस में, एक पाठ से और एक पाठ से आगे। क्या दिया गया है? आपकी बात। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों पर सही का चिन्ह लगाइए जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहते हैं, जो स्वदेश अपने देश की प्रेम की श्रेणी में आता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पहली लड़की क्या कर रही है? पेड़ों में पानी डाल रही है, ट्रेन में बैठ के कितना कचरा फैला रहे हैं। तो इसमें सही क्या है? मुझे लगता है वो देश प्रेम है। सही बात है, कचरा फैलाना तो देश प्रेम नहीं हो सकता ना, तो वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ गेम है, कुश्ती वगैरह चल रही है। ये क्या कहते हैं, देखिए आग, पानी निकाल के आग बुझाई जा रही है। एक विकलांग व्यक्ति भी मदद कर रहा है। यहाँ पर बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है, मतलब वीर को जो है एक लड़की गुलदस्ता दे रही है। और यहाँ पर कुछ बच्चे गार्डन में कचरा साफ कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर वो एकदम पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ये सभी देश प्रेम की कैटेगरी में आ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। एक किसान खेत जो रहा है, खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। एक लड़की वृद्धा को जो है वो रोड क्रॉस करा रही है। बच्चे बुजुर्ग के साथ समय बिता रहे हैं। तो ये सभी देश प्रेम में ही आता है, ठीक है ना। सारी चीज़ें देश के प्रति प्रेम को दिखाती हैं। फिर एक व्यक्ति हिस्टोरिकल प्लेसेस पे कुछ लिख रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं होगा। राष्ट्रगान गाया जा रहा है, देखिए सब बैंक में लाइन में खड़े होकर पैसे निकाले जा रहे हैं। फूल ना तोड़ो साइन को किया जा रहा है। तो पहला छोड़कर बाकी सभी देश प्रेम में आ जाते हैं कि नहीं? पहला देश प्रेम में नहीं आता, हम अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को खराब कर रहे हैं।
ये देखिए कोई भी नहीं है रूम के अंदर, एसी भी चल रहा है, फैन भी चल रहा है, लाइट भी जल रही है, नहीं, गलत है ये। और यहाँ पर क्या है, पानी के लिए पानी बह रहा है और वो आपस में बातें में लगे, तो इसमें जो है कोई भी जो है आपके लिए सही नहीं है ना, कोई भी देश प्रेम को नहीं दिखा रहा। चलिए नेक्स्ट खा आ जाते हैं। अब आप अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, जो हमने उत्तर लगाए टिक लगाए इसके पक्ष में तर्क देने। क्या दिया है, मेरे द्वारा ऊपर दिए गए प्रत्येक यानी कि सही चिन्हित चित्र के साथ उसका तर्क दिया गया है। संक्षेप में, स्वदेश प्रेम केवल बड़े नारों या युद्ध लड़ने तक सीमित नहीं। जैसे मैंने बताया ना कि जरूरी नहीं आप युद्ध जाके लड़ो तो ये देश प्रेम है, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें दैनिक जीवन के लिए किए गए छोटे छोटे कार्य भी शामिल हैं, जो देश, समाज और नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और सम्मान को दर्शाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिकता। सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, फूल नहीं तोड़ना है, फूल नहीं तोड़ना चाहिए, पब्लिक प्लेस पे कचरा नहीं फैलाना चाहिए, कहीं फैला है तो हमें समेट देना चाहिए, है ना, वही चीज। दूसरों की मदद करना, सामुदायिक कार्यों में भाग लेना, नियमों का पालन करना और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना एक अच्छे नागरिक के गुण हैं, जो एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र की नींव रखता है। तो ये सारी चीजें उसमें बताई गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीकों और विरासतों का सम्मान। जो हमारी धरोहरें हैं इनका हमें सम्मान करना चाहिए, इन्हें खराब नहीं करना चाहिए, और कोई अगर खराब कर रहा है तो उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। जैसे दिया है, अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करना अपनी पहचान और गौरव को बनाए रखने के बराबर है। तो प्रकृति हो, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, इन सभी को हमें संजोना है, इन्हें खराब नहीं करना है। फिर आ जाते हैं योगदान और मेहनत। हमारी क्या पार्टिसिपेंट्स हैं और हम कितना मेहनत कर रहे हैं अपने देश को अच्छा रखने के लिए। अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदारी और कड़ी मेहनत से काम करना, जैसे किसान का परिश्रम करना। अब हम सभी काम करते हैं, जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना, तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना है, ये चीजें ध्यान रखनी है। देश की अर्थव्यवस्था और समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना। तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, कोई कैशियर है, कोई भी है, सब अपना काम ईमानदारी से करे तो देश प्रगति करेगा। पर्यावरण चेतना। प्रकृति की देखभाल करना और पर्यावरण को बचाना भविष्य की पीढ़ियों के लिए देश को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारे अपना पर्यावरण बचाना है, तभी हम अपना भविष्य भी बचा पाएंगे। सुरक्षा बलों के प्रति कृतज्ञता। आपने देखा था तो एक बच्ची गुलदस्ता दे रही थी एक वीर जवान को, तो जो हमारे देश के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो बॉर्डर पे जाते हैं, सीमा पर जाते हैं, तो उनके लिए सम्मान रखना चाहिए, उनके परिवार वालों की मदद करनी चाहिए, ये सब भाव होना चाहिए। जो लोग देश की रक्षा करते हैं उनके प्रति सम्मान और समर्थन व्यक्त करना भी देश का एक अहम हिस्सा है। इन सभी कार्यों से मिलकर एक ऐसा समाज बनता है जो एकजुट, अनुशासित और अपनी भूमि के प्रति प्रेम व जिम्मेदारी की भावना से ओतप्रोत होता है। नेक्स्ट है हमारे अस्त्र शस्त्र। क्या दिया गया है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। ये पंक्ति हमारे पास थी ना, क्या पूछा गया इसमें, देखिए देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की भांति खड़े रहते हैं, ठीक है। अपनी देश की सुरक्षा के लिए क्या है, हम प्रहरी यानी कि एक रखवाले की तरह खड़े रहते हैं। वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वालों का सामना तोप, तलवार, बंदूक से करते हैं। जो लोग हमारे देश पर कब्जा करने के लिए बुरी भावना से आते हैं तो भाई उन सभी को इन हथियारों से भगाते हैं। आप बताइए कि निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे। अब जैसे दिया है, विद्यार्थी के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे, किताबें होंगी कि नहीं है, तो चलिए देखते हैं। विद्यार्थी का अस्त्र क्या है, पुस्तक, कलम, ज्ञान और अनुशासन। उसी तरह अध्यापक का क्या है, पाठ्यक्रम, प्रेरणादायक शब्द और शिक्षा। हम सिलेबस आपको पढ़ाते हैं लेकिन बीच बीच में हम आपको प्रेरणा भी देते हैं कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए। उसी तरीके से शिक्षा, सही शिक्षा प्रदान करना, सही समय पर देना, ये जरूरी है। फिर आ जाते हैं कृषक मतलब किसान, हल, बीज, जल, परिश्रम और खेती का ज्ञान। चिकित्सक के लिए क्या है, स्टोपोस्कोपी, औषधियाँ, सेवा भाव और चिकित्सा ज्ञान।
तो उनके ये सारी चीज़ें क्या है, एक चिकित्सक के लिए होती हैं। वैज्ञानिक के लिए क्या होती है, प्रयोगशाला, अनुसंधान, आविष्कार और परीक्षण यंत्र। श्रमिक यानी कि मजदूर के लिए औजार, हथौड़ी, पसीना और मेहनत। पत्रकार के लिए कलम, कैमरा, सत्य की खोज और निर्भीकता। ये सभी क्या होते हैं, ये हथियार हैं, जिन हथियारों से हम अपने देश के लोगों को जागरूक करते हैं, देश की बुरी भावनाओं को दूर करते हैं। ये सारी चीज़ होती हैं। देश के लिए अन्न उपजाते हैं, देश की आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। अपनी भाषा, अपने गीत। क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, कक्षा में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषाओं में देश प्रेम से संबंधित कविताओं और गीतों का संकलन करें। अब आपके कक्षा में भी अलग अलग होगा, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है कि नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग। तो आपको आपकी भाषा में जो देश प्रेम के गीत हैं उन्हें संकलित करने। तो हमने कोशिश करी है, देखिए, सारे जहां से अच्छा, हिंदी में हमने किया सारे जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल का किया है। जनगण मन रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा दिया गया है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्त पार्षद जी द्वारा ये हिंदी में जो देश गीत हैं वो लिखे गए हैं। गुजराती में लिखा गया जय हिंद झवेरचंद मेघाणी ने। अब वो इसमें है मैं भारतीय हूँ, वो गुजराती भाषा में लिखा है मैं भारतीय हूँ, आधुनिक देशभक्ति रचना है। मराठी में झेडा ऊंचा राहिला पाहिजे, ये वीर संघ खंडेकर का है। माझा देश महान देशभक्ति गीत है। नेक्स्ट है बंगाली में दिया है अमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ ठाकुर, एकला चालो रे रविन्द्रनाथ ठाकुर। देखिए मुझे अगली अलग अलग भाषाएं नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर कहीं गलती हो जाए तो देखिएगा। फिर आते हैं तमिल में, तमिला तमिला लोकप्रिय तमिल देशभक्ति गीत है। विद्युत हलय ए स्वतंत्रता गीत है। ठीक है, तो ये कुछ गीत दिए हुए हैं। अब हम आ जाते हैं खा क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है, किसी एक गीत की कक्षा में संगीतात्मक प्रस्तुति भी करें। कोई भी गीत आपको कक्षा में प्रस्तुत करना है। चलिए देखें तो क्या करना है। देखिए अब ये प्रस्तुति तो आपको ही करनी है, लेकिन अब भाई स्क्रिप्ट भी तो तैयार करनी है, तो स्क्रिप्ट मैं आपको दे देती हूँ। क्या दिया है, कक्षा में विद्यार्थी निम्न में से किसी एक गीत को वाद्य यंत्रों और तालियों के साथ गा सकते हैं। अगर आपके यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप उनके थ्रू गा सकते हो, नहीं तो सिर्फ क्लैपिंग के थ्रू कर सकते हो। जैसे सारे जहां से अच्छा, ये एक सरल गीत है और लोकप्रिय है, बहुत अच्छे से कर सकते हो। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये भी अच्छा है। ये इसका पता है लय बड़ी अच्छी है, अगर आप ये प्रस्तुत करना चाहो तो अपने आप में बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट है क्षेत्रीय गीत है, कोई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में देश गीत भी गा कर सकता है। अब मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आपकी क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग हर जगह स्टेट्स में अलग अलग गीत बहुत सारे फेमस रहते हैं, अलग अलग भाषाओं में भी रहते हैं और अलग अलग भावों के साथ भी रहते हैं। तो आप में अगर कोई ऐसी कोई कर सकता है तो भी प्रस्तुति करिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं तिरंगा झंडा कब प्रसन्न और कब उदास होता है। राष्ट्रीय ध्वज, अब यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज की फीलिंग पूछी गई है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कब बहुत ज़्यादा खुश होता है, कब बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। चलिए देखें, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा देश का सम्मान है। किसी एक दिन सोने से पहले अपने पूरे दिन के कार्यों को याद कीजिए, यानी कि आपने पूरे दिन जो भी कार्य किए हैं, और विचार कीजिए कि आपके किन कार्यों से तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा या किन कार्यों से तिरंगा झंडे को प्रसन्नता हुई होगी। यानी कि आपको अब अपने पूरे दिन के कामों को वैल्यूएट करना है। कौन सा ऐसा काम किया जो आपने देश के तिरंगे को प्राउड किया, प्रसन्न किया, और कौन सा ऐसा काम किया है जो गलत नहीं था, जिससे देश का झंडा उदास हो गया। चलिए देखिए क्या है। अब जब प्रसन्न हुआ, जब मैंने क्या किया, सुबह राष्ट्रगान के समय सावधान मुद्रा में खड़े होकर पूरे सम्मान से गान गाया। हम सभी के स्कूलों में राष्ट्रगान होता है, जब लोग अटेंशन पोजीशन में करते हैं तो जाहिर सी बात है झंडा प्रसन्न हुआ होगा। स्कूल में सफाई अभियान में भाग लिया और अपने आसपास का कचरा नहीं फैलाया, यानी कि मैंने अपने आसपास जितना कचरा था उसे तो साफ किया, मगर आसपास का जो स्पेस था उसे भी साफ रखा। कचरा मैंने भी नहीं फैलाया और दूसरों को भी प्रेरणा दी। फिर है अपने मित्र की पढ़ाई में मदद की और किसी से झगड़ा नहीं किया। अच्छे काम, समय पर गृह कार्य पूरा किया, यानी कि होमवर्क पूरा किया, और अध्यापकों का सम्मान किया। ठीक, फिर है पानी और बिजली की बचत की जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं तिरंगा झंडा तब उदास हुआ होगा
जब मैंने क्या किया। अब मैं जाहिर सी बात है उदास यानी कि मैंने कुछ गलत किया होगा। क्या किया? स्कूल की प्रार्थना के समय ध्यान नहीं दिया और हंसी मजाक किया। लाइन में अक्सर आप देखते हैं बच्चे जो हैं वो मॉर्निंग प्रेयर के समय हंसते रहते हैं या बात करते रहते हैं, तो ये गलत है। प्लास्टिक की थैली का उपयोग किया और उसे ज़मीन पे फेंक दिया। प्लास्टिक आप सभी को पता है हम सभी के पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है, वो गलत किया। किसी साथी को के साथ रूखा व्यवहार किया, यानी कि हम झगड़े या उसे कुछ गलत सलत बोल दिया, तो वो गलत। मोबाइल या टीवी पर ज़्यादा समय बर्बाद किया और पढ़ाई में से ध्यान हटाया, गलत किया ना। ये सारी चीज़ें। फिर आ जाते हैं पाठ से आगे झरोखे से। क्या है? आपने देश प्रेम से संबंधित स्वदेश कविता पढ़ी, बिल्कुल हमने अभी पढ़ी। अब आप स्वदेशी कपड़े खादी से संबंधित सोहनलाल द्विवेदी की कविता खादी गीत का एक अंश पढ़िए। चलिए देखते हैं कौन सी कविता है। खादी गीत। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नवजीवन की नई ज्योति अस्तंचल से जग जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी। अब इसमें क्या, ये कविता बहुत प्यारी थी, इसमें से हमें कुछ क्वेश्चन नहीं करना था, उन्होंने खाली हमें पढ़ने के लिए दी थी। अब आ जाते हैं साझी समझ। आपने स्वदेश कविता और खादी गीत दोनों, स्वदेश कविता हमने पहले पढ़ ली और खादी गीत भी हमने पढ़ लिया अभी। उपयुक्त अंश पढ़ा, उपर्युक्त अंश पढ़ा और स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई दोनों कविताओं में देश प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, ये ठीक है, ये भी हमने देखा। साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए, साथ ही खादी गीत पूरी कविता को पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढ के पढ़िए। अब आपको पहले तो चर्चा करनी है और खादी गीत को हमें यहाँ पर पूरा इंटरनेट से ढूंढना है और पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्वदेश कविता और खादी गीत दोनों में देश प्रेम बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। पहला पॉइंट है, स्वदेश कविता में कवि कहता है कि अगर किसी के दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है तो वह पत्थर के जैसा है। यह कविता हमें सिखाती है कि अपने देश से प्यार करना बहुत जरूरी। तो प्यार करना, जिसे हम प्यार करते हैं उसकी हम केयर भी करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना, कि भाई वो अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, उसको चोट नहीं आए, तो इसीलिए यहाँ पर हम उसकी केयर करें, ये भी ध्यान रखते हैं। खादी गीत में बताया गया है कि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है बल्कि देश की आज़ादी की पहचान है। जब लोग विदेशी कपड़ों की जगह खादी पहनते हैं तो वे आज़ादी की लड़ाई में साथ देते हैं। ठीक है ना, तो हमें खादी का मतलब क्या होता है, ये स्वदेशी कपड़ा है, इसलिए बाकी कपड़े विदेशों से आए हुए हैं तो हम विदेशों को लाभ पहुंचा रहे हैं। खादी यानी कि जिसे हमने खुद काता, उस समय की बात है जब चरखा चला के काता जाता था, अब तो मशीनें लग गई, लेकिन बेसिकली क्या है, ये कपड़ा स्वदेशी कपड़ा है, यानी कि अपने देश का कपड़ा है। दोनों कविताओं में ये बात साफ है कि देश के लिए कुछ भी करना, चाहे वह कविता लिखना हो या खादी पहनना हो या देश की सेवा करना हो, यह सब देश प्रेम के तरीके हैं। तो देश प्रेम हम सिर्फ सीमा पर जाकर नहीं दिखा सकते, बॉर्डर पे जाकर नहीं दिखा सकते, हम देश के अंदर रहकर भी कर सकते हैं, कविता लिखकर कर सकते हैं, अपने देश का बना हुआ कपड़ा पहनकर बता सकते हैं, देश की सेवा करने से भी कर सकते हैं। आप सभी मिलकर खादी गीत को पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि लोग आज़ादी के समय अपने देश के लिए कितनी मेहनत और प्यार दिखाते हैं। तो खादी गीत को बिल्कुल इंटरनेट से ढूंढिएगा और अगर आपको लाइब्रेरी में मिले तो भी ढूंढिएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जिसे हमने आज पूरी तरीके से कंप्लीट किया। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हम हर पल आपके साथ में हैं। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने इसके आगे की वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे इसी कविता का वन शॉट रिवीजन, जहाँ पर फटाफट इस कविता का सार समझेंगे और साथ ही साथ ये शिक्षा हमें इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिल रही है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।